दोस्तों, जब से एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है उसके बाद बच्चे लगातार तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं और मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट देने पे उनके स्कोर्स मैं डेली देख रहा हूं कि मुझे अलग अलग मैसेजेस जो हैं वो स्कोर के रिगार्डिंग आ रहे हैं कि सर मेरे केवल 40/40 45 बन रहे हैं, मेरे 50/55 बन रहे हैं, मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूं सर, हार्ड वर्क अच्छा कर रहा हूं, दिन रात एक कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे मार्क्स जो हैं वो ग्रेजुअली इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। और ऐसे अगर सर मैं करूंगा तो जो 14,000 वैकेंसीज हैं एसबीआई क्लर्क की, मैं तो उसमें पीछे रह जाऊंगा सर। आज मैं आपको ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो है वो आपको बताने वाला हूं जो आप एग्जाम टाइम पे करते हैं। अगर ये गलती को आप अवॉइड कर लेंगे, आप जो है वो अच्छा स्कोर, बेटर स्कोर और अच्छी एक्यूरेसी आप जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। देखिए, एसबीआई क्लर्क का तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न जो है वो पीओ का चेंज हुआ है। आपको पता है, आपको रीजनिंग में जो है वो 35 नंबर चाहिए, आपको इंग्लिश जो है वो मैथ्स में यहां पे 35 नंबर चाहिए और आपको इंग्लिश में 35 नंबर चाहिए। मैंने डिटेल एनालिसिस का वीडियो किया है, आप अगर जो है वो वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आप क्लियर देख पाएंगे कि पहले की तुलना में जब 2024 में 23 में एग्जाम हुआ है तो इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, सेफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं और एवरेज स्कोर कितना हो सकता है। मैं आपको यहां भी क्लैरिटी दे देता हूं। देखिए, रीजनिंग में अगर मैं ऑन एन एवरेज स्कोर बताऊं जो बच्चे करते हैं एसबीआई क्लर्क के अंदर अभी तक के पास ट्रेंड में, उसमें नियर अराउंड 30 तो बहुत आराम से है। और जब मैं 30 की बात करता हूं तो उसका मतलब क्या है कि 100 में से अगर एवरेज 90-80 बच्चे 30 स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे 35/35 भी कर लेते हैं। तो आपके लिए एसबीआई क्लर्क में 35/35 लाना बड़ी बात नहीं होगी अगर आपकी रणनीति, नियम बिल्कुल क्लियर होंगे। ऐसे ही हमने जब अभी जो है वो वीडियो किया था, जनरेट किया था, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट जो है वो प्रीलिम्स में पहले की स्ट्रेटेजी बताई है, क्या सेफ अटेम्प्ट थे, क्या पेपर का पैटर्न था। उसमें मैथ्स में बच्चे 28+ स्कोर जो है वो आराम से कर लेते हैं। 28+, अगेन मैं कहूं 100 में से अगर 80-90 बच्चे ऐसा स्कोर कर रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चे 30+ स्कोर भी जो है वो कर लेते हैं। सेम अगर मैं यहां पे जाऊंगा, इस वाले को आप देखेंगे तो यहां भी आपका जो एक नंबर है, आइडियल नंबर है, वो नियर 20+ तो आपका रहता ही है। मैंने कट ऑफ भी आपको बताया था कि अगर मैं एवरेज कट ऑफ, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कुछ स्टेट जो सिलेक्टेड स्टेट हैं वहां पे कट ऑफ जो है वो 77 78 है ना, कुछ जगह 80, ये एक मैक्सिमम रेंज मैं आपको बता रहा हूं, बाकी इससे कम तो हमारा गया ही है। हमारा टारगेट, मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि हमारा टारगेट जो है वो नियर अराउंड, अगर हम सबसे टफेस्ट कि हाँ भाई इस राज्य का सबसे, मैटर नहीं करता आप गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश से है, यूपी से है, एमपी से, मैटर नहीं करता, आप जो है वो लास्ट ईयर की जिस राज्य की सबसे हाई कट ऑफ गई है बस उसको पकड़ लीजिए। और वो कट ऑफ का नंबर कितना था, वो कट ऑफ का नंबर आपका 80 था। तो ये भी मैंने आपको कहा कि हाँ भाई 80 नंबर का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। अभी के लिए एग्जाम टाइम पे ये उतना ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन अभी एक हमारा एक एम होना चाहिए कि जिस तरह से नंबर मेरे इंक्रीज हो रहे हैं हम यहां तक पहुंच जाएं। ठीक है, अब जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जब आप एग्जाम दे रहे हैं, तो कौन कौन सी गलती आपके साथ हो रही है आप खुद एनालिसिस करिएगा। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो करते हैं मिस रीडिंग की। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपसे ये गलती होती है, पहले तो एक्सेप्ट कर लो। होता क्या है, मुझे पता है रीजनिंग का पैटर्न आसान है, मुझे पता है रीजनिंग में मैं जो है वो अच्छे स्कोर कर रहा हूं, कर पा रहा हूं। मैं सर पजल के डेली 12 बजे के सेशन देख रहा हूं, मुझे पजल थोड़ा बहुत आने लगा है सर, मैं मिसलेनियस पैटर्न के लिए भी सर क्लास कर लेता हूं, मुझे आइडिया हो गया है और मैं अच्छे से जो है वो कर पा रहा हूं। अब होता क्या है, आपके दिमाग में एक जल्दी रहती है, आपके दिमाग में पता नहीं क्यों एक फास्ट रहता है कि भाई नहीं यार मुझे जो है ना इसको बहुत जल्दी करना है। देखिए, जल्दी का मतलब क्या है आप समझिए, एक खरगोश अगर रेस में दौड़ रहा है और एक कछुआ जो है वो रेस में दौड़ रहा है, तो दोनों ही जीतना चाहते हैं समझिए, लेकिन दोनों की अपनी स्पीड है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कछुआ जो है वो खरगोश से धीरे दौड़ रहा है तो वो नहीं जीत पाएगा, देखिए आखिरी में जो है वो जीता भी है। मेरा पॉइंट ये है, जब आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो भी आप यकीन माने कि आप टाइम से तब भी कर लेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़े, पूरा समझ में आया, आपने इमीडिएट कर लिया बिना टेंशन के कि मुझे स्पीड करना है, अगला क्वेश्चन पढ़ लिए, फिर उसको आपने प्रॉपर पढ़ लिया, फिर उसको आपने आगे बढ़ा दिया, ऐसे होगा क्या, आपके मिस रीड करने के चांस गलत हो जाते हैं, मतलब जो है वो कम हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर यहां पे लिखा है ए इज थ्री फ्लोर एवब, ए इज 3 फ्लोर एवब या फिर मान लो 3 फ्लोर बिलो, तो सर हम जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, 3 का ही गैप कर देते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, आपके साथ भी हो रहा होगा कि आपने इस लैंग्वेज को पढ़ा, आपने गलती से 3 का ही गैप कर दिया जबकि आपको पता है 2 का गैप करना था। तो ये गलती आपसे, देखिए
कॉन्सेप्ट गलत है क्या? नहीं सर, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। मुझसे गलती कहां होगी सर? जल्दी जल्दी पढ़ने में गलती हो गई। इसलिए पहली गलती आप जो है वो अवॉइड करें। मिस रीड हमें नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए। अभी मेरे पास समय है, अभी मेरे पास लगभग 1 महीने का समय है। मैं जो डेली मॉक टेस्ट दूंगा, मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं मिस रीडिंग में गलती नहीं करूंगा। हाँ, मेरे कॉन्सेप्ट गलत हो सकते हैं कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ा, मेरा सिलॉक का ये पॉइंटर, ये सवाल गलत हो गया, तो यानी मुझे वो ऑल वाले कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो ठीक है मैं कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लूंगा, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि मेरी मिस्टेक मिस रीडिंग की वजह से नहीं होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जो है वो प्रॉपर ध्यान रखना है। दूसरा, आप क्या करते हैं, एक प्रकार से फियर होता है, एक प्रकार से ग्रीड होता है। सर फियर और ग्रीड क्या होता है? देखिए, पहली चीज तो ये, आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है, आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम में गए, अब आपके दिमाग में है कि मैं जो है वो प्रॉपर तरीके से मैं मिस रीड की गलती नहीं करूंगा, कोई मिस्टेक नहीं करूंगा, और आप करते 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 आपको पता चला कि आपका स्कोर जो है वो नियर अराउंड, मान लीजिए कि आपने 35 में से लेट सपोज 24-25 कर लिए, आपने इसका गणित लगा लिया, अच्छा ये ऐसा ओवरऑल ऐसा, और ओवरऑल मेरा 60-65 जा रहा है। लेकिन भाई मैं तो यार अभी तक जितना मॉक टेस्ट दिया है, तो मैं तो यार 80 से कम, 90 से कम जा ही नहीं पाऊंगा। लेट सपोज आपका स्कोर 70 पहुंच गया, आपने 70-75 कर लिया, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अरे मैं तो मॉक टेस्ट में 90 तक स्कोर किया हूं। अब ये यहां पे आपका ईगो बीच में आ जाता है। भाई ईगो के कारण लास्ट के 5-10 मिनट में हमसे बहुत गलतियां होती हैं, इसको एक्सेप्ट कर लो। आप भी इस चीज को मानो, जरा एक बार बैठ के सोचो कि कब कब ऐसा हुआ कि आखिरी 5 मिनट 10 मिनट में जल्दबाजी के चक्कर में मैंने कई क्वेश्चन जल्दी जल्दी ट्राई किए जिससे मेरा सवाल गलत हो गया। मेक श्योर करें कि आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट हो, आप जितने बनाते जा रहे हैं उसको बिल्कुल सही बनाते जाएं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ना किसी चीज की आपकी ग्रीड हो कि नहीं यार मेरे देखो जो है वो इतने स्कोर बन गए, 5 मिनट है, जल्दी जल्दी मैं और पलट लेता हूं, एक आध तो मुझे समझ में आ ही जाएगा, मैं उसको भी करता चला जाऊंगा, मेरा स्कोर बन जाएगा। देखिए भाई, जिस चीज में आप ये सोच रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी ट्राई करता हूं कुछ बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप स्टेप बाय स्टेप कि हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इतना मैं करता चला जाऊं तो आपकी एक्यूरेसी परफेक्ट हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप तुक्का मारें, तुक्का आप नहीं मारेंगे, आपकी एक प्रिडिक्शन पे जाएंगे। अभी मैं उस पर बात करूंगा, अगले पे बात करूंगा। आपको ना किसी चीज का फियर होना चाहिए कि मैंने जो है वो 75 अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन मुझे 90 अटेम्प्ट करना है, मुझे 85 अटेम्प्ट करना है, मैं इतना ही टारगेट लेके आया था। ये टारगेट वाली चीजें आपके लिए गड़बड़ा जाएंगी। आपको मैं अभी कह रहा हूं 80 कट ऑफ है, इसका मतलब यह है आप अभी केवल फोकस करें कि हाँ भाई एक स्टेप, अगर मेरा अभी 45 स्कोर है, कल मेरा 46 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, मुझे इस स्टेप को ग्रेजुअली बढ़ाना है एक अच्छे कट ऑफ के नंबर तक। लेकिन एग्जाम में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, कोई ग्रीड नहीं रखनी है किसी भी तरह का कि मैं जो है वो कम स्कोर किया हूं, या मुझे आखिरी के 5 मिनट में 10 क्वेश्चन और मेरे बन सकते हैं। इससे आप ज्यादातर केस में गलत ही आंसर करेंगे। जो लोग 1-2 बार रिपीटर हैं, जिनने 1-2 प्रीलिम्स अभी नहीं क्वालिफाई किए हैं, वो मेरी बात को एग्री करेंगे कि हां सर ऐसी प्रॉब्लम जो है वो होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत जो मैंने देखी है वो होती है फीलिंग्स के बिहाफ में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें भी ज्यादातर आप इंग्लिश पे जो है वो ऐसा करते हैं। यस और नो? आप इंग्लिश, आप फील हो रहा है सर, मुझे फील हो रहा है कि ये सही हो सकता है, और बाद में आपको पता चला कि वो गलत हो गया। देखिए, एक होता है प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन से जरूरी नहीं कि वो प्रेडिक्शन कभी भी सही हो। देखिए, प्रेडिक्शन का मतलब ये है कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अब वो मेरे हाथ में नहीं है कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन जब आप एक्यूरेसी के साथ कोई बात बोलते हैं तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है सही होने की। आई एम नॉट श्योर कि 100% वो सही हो जाएगा, लेकिन जब आपकी एक्यूरेसी मतलब डेटा क्लियर है तो आपके चांसेस ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आप सही आंसर करें। अभी मैं आपको यही कह रहा था कि आप फीलिंग्स के बिहाफ में क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, मेरी बात समझिए। जैसे रीजनिंग में एक वो मीनिंगफुल वर्ड वाला जो है वो सवाल होता है, अब उसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई 4 लेटर बन गए, मुझे यू मिल गया, ई मिल गया है ना, ए मिल गया है ना, ऐसे ही मुझे आर मिल गया। अब आपको पता चला कि यार इसमें से एक वर्ड तो यार यूरिया बन रहा है, और कोई वर्ड बन सकता है सर मैंने सुना नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल वर्ड और तो बन सकता है। जब आप प्रेडिक्शन पे आते हैं तो आप यकीन माने कि आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए प्रेडिक्शन पे काम मत करिए,
फीलिंग के बिहाफ में काम मत करिए, आपके पास टाइम है, आप फोकस करें कि पहले अपना डेटा क्लियर कर लें, अपनी एक्यूरेसी बेहतर कर लें। अगर आपका डेटा सही है, आप यकीन माने आपके सही होने के या सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 3 प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को इससे प्रॉब्लम हो रही है, इसको आप ओवरकम करिए, आप एसबीआई क्लर्क में बेहतर स्कोर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बताए गए नियमों को फॉलो कर रहे होंगे जो मैंने आपको पहले दिन से बताए हैं। वो नियम क्या है सर? वो नियम आपके जो है वो क्या है? अगले जो आपके 10 मॉक टेस्ट होने वाले हैं, आप समझे, अगले जो आपके 10 मॉक टेस्ट अभी आप आगे देने वाले हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सर कमेंट करेंगे कि हां सर हम ये श्योर करते हैं कि अगले 10 मॉक टेस्ट में ये जो मिस्टेक्स है इनको हम प्रॉपर फॉलो करेंगे, इन पॉइंटर्स को हम नोट डाउन करेंगे और अगले 10 मिस्टेक जो है वो मॉक में ये वाली गलतियां नहीं करेंगे सर, मिसरीड नहीं करेंगे सर, कोई फियर नहीं, कोई ग्रीड नहीं सर। और तीसरा, मैं फीलिंग के बिहाफ में सॉल्व नहीं करूंगा सर, इन 3 मिस्टेक्स को मैं अवॉइड करूंगा। अगले 10 मॉक में आपको इसके बदलाव समझ में आ जाएंगे, अगले 10 मॉक में आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगले 10 मॉक में आपको इन चीजों को फॉलो करना है। ठीक है भाई, ओके। अब ये नियम जो मैंने आपको पहले दिन से बताए, सबसे पहले आपका अगले 1 महीने का शेड्यूल बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे कोई समझौता आपको नहीं करना है। पजल गेम चेंजर है, क्या हम सभी पजल डेली पढ़ रहे हैं? हाँ जी सर, डेली हम लोग 12 बजे जो है वो पजल का लाइव सेशन करते हैं, जहां पे डेली हम लोग 10 से 12 पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और 10 से 12 पजल का मतलब क्या है? अगर मैं आपको एक दिन में 10 पजल दे रहा हूं, सोचिए पूरे मंथ में आपको 300 पजल मिल रही है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, इससे बेहतर क्या चाहिए? अगर आपको 300 पजल, वो भी अर्पित सर की पजल मिल गई है, और अगर आपने एग्जाम से पहले एक बार सभी पजल को रिवाइज भी कर लिया, आप यकीन माने आपका सुपर कॉन्फिडेंस पजल के अंदर आ जाएगा और आपकी पजल में मिस्टेक्स मैक्सिमम केस में अवॉइड हो जाएंगी। इसलिए आपको 12 बजे का सेशन डेली करना है। वहां पे अगर आप बिगिनर हैं, कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, अगर आप मीडियम लेवल पे हैं, अपनी स्पीड पे काम करें। और अगर आपका एक जो है वो रिपीटर जो है वो फॉर्मेट में है, आप अभी रिवाइज कर रहे हैं, तो आप अपनी रैंक बनाइए, क्योंकि वहां पे हम स्पीड में भी गेम खेलते हैं। पजल को एट द एंड आपको स्पीड में बनाना आवश्यक होगा, तो 12 बजे का सेशन जरूर करना है। सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको लगातार देने हैं। इफ यू आर अ बिगनर हैं, आप जिस भी टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं, उसके अलग अलग सोर्सेस कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सेक्शनल मॉक देके आपको अपने जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं उसमें लगातार काम करना है, उसमें आपको बेहतर करना है, सेक्शनल मॉक जरूर देना है। इनिशियल लेवल पे आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एक रिवीजन फॉर्मेट में है जहां पे आप रिवाइज कर रहे हैं, डेली आपको एक प्रीलिम्स का मॉक देना है। अगर आपका सिलेबस अबाउट टू एंड है, ऑल्टरनेट वे में आपको मॉक देना है। और अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं, हफ्ते में 3 मॉक आपको फुल लेंथ जरूर देना है। ध्यान रखिएगा, डेली सेक्शनल तो देना ही है, हफ्ते में 3 आपके फुल लेंथ जो है वो मॉक होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्पीड मैथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, आपके मेंस में भी स्पीड मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए मेक श्योर करें कि आप मैथ्स में भी कैलकुलेशन टेक्निक्स को बहुत अच्छे से जो है वो इंप्लीमेंट करें। आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अभी आपके मॉक में प्रीलिम्स में स्कोर कितना बन रहा है। आप सब्जेक्ट वाइज मुझे बताइएगा, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में आपका स्कोर कितना बन रहा है और उसमें एक्यूरेसी कितनी है। ये सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्रीलिम्स का कंप्लीट मॉक के नंबर और सब्जेक्ट वाइज नंबर भी बताएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसबीआई क्लर्क के लिए अभी जस्ट नींद से जगे हैं, सर उनके लिए क्या ऑप्शन? देखिए, हमने एसबीआई क्लर्क के लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड टारगेटेड बैच लॉन्च किया है। ये बैच क्या है? वो बच्चे जो कहते हैं कि सर आज से क्या मैं एक जो है वो डिसिप्लिन वे में तैयारी करूं, क्या मेरे लिए पॉसिबिलिटीज हैं? द आंसर इज यस। ये टारगेटेड बैच है। टारगेटेड बैच का मतलब यह है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड वो कंटेंट दिया जाएगा जो पहले पूछा गया है, पूछा जा चुका है, इस बार आएगा या आने की पूरी संभावना है। हमने उन कंटेंट्स को यहां पे प्रॉपर अलाइन किया है और एक डेडिकेटेड बैच है। मतलब आपने अगर पूरी डिसिप्लिन अगले 1 से 1.5 महीने दिखा दी, तो आप यकीन माने आपके लिए एसबीआई क्लर्क काफी बेहतर जो है वो होने वाला है। इस बैच को आप जरूर अवेल करें। एसबीआई क्लर्क के लिए फिलहाल रामबाण बैच है, इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता और बहुत सारी इनरोलमेंट इसमें हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप बिगिनर हैं, आपको भी थोड़ा सा भी जो है वो डेडिकेटेड स्टडी जो है वो करने में दिक्कत
दिक्कत हो रही है, बहुत नॉमिनल फीस है यार 1499, बल्कि आप इसको महापैक के अंदर भी मैं आगे बता दूंगा। इसके साथ हमने एसबीआई पीओ का भी एक डेडिकेटेड टारगेटेड बैच लॉन्च किया। आपको पता है एसबीआई पीओ में भी बहुत टाइम नहीं है, तो यहां पे भी क्योंकि इस बार पैटर्न भी काफी चेंज है, पैटर्न में भी काफी बदलाव है, तो टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, जहां पे हम कंप्लीट उन जो है वो फॉर्मेट्स को अलाइन कर रहे हैं जो पहले पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं और इस बार पूछे जाने की 100% संभावना है। अच्छा, ये बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनेंगे, वो सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी 1 साल की फीस जो है वो 2799 रुपए यहां पे रखी गई है। ध्यान रखिएगा, इसको आप सभी लोग जरूर से जरूर अवेल करें। ठीक है भाई, कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।